नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 5 तारीख के वीडियो में एक होमवर्क आपको दिया गया था जिसमें राज सिंह को कुछ समस्या थी। तो आइए उस होमवर्क के बारे में पहले डिस्कशन अपन लोग कर लेते हैं, है ना। ये आपका क्वेश्चन था कि किसी विद्युत क्षेत्र में अगर आप, ये क्वेश्चन था आपका कि 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग को 8 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है ना। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। तो राज का आंसर बिल्कुल सही था, 0। क्योंकि 2 मीटर भुजा वाला वर्ग था जिसे 8 न्यूटन पर कूलाम के समांतर रखा गया था, और अगर किसी भी आकृति को समांतर रखा जाएगा तो उसका क्षेत्रफल सदिश लंबवत हो जाएगा। तो ई एस कॉस 90 हो जाएगा क्योंकि लंबवत था दोनों, और कॉस 90 का मान 0 होता है। तो ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस करते तो भी आपको इसका आंसर मिल गया होता। तो ठीक है, आप लोग इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आज हम आगे जब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की ओर, तो आज का पहला टॉपिक आपके लिए है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो देखिए बच्चों, गॉस के नियम के कई अनुप्रयोग हो सकते हैं, और कई अनुप्रयोग बदल कर भी, मतलब जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में और अदर बुक्स में 3-4 अनुप्रयोग दिए हैं, 5 अनुप्रयोग दिए हैं। तो इसके अलावा भी कुछ अपने से अनुप्रयोग दिए जा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इन अनुप्रयोगों को कैसे सॉल्व करोगे, उसकी विधि यानी कि उसके स्टेप्स अगर अपने दिमाग में बैठा लो तो बड़े ही आसानी से आप लोग इनको सॉल्व कर लोगे। जैसे कि गॉस प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करिए। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। रिज रेखीय धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। समतल आवेशित चद्दर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आवेशित गोलीय कोष के कारण, ये सब गॉस प्रमेय की सहायता से आपको ज्ञात करना होता है। और इससे डेरिवेटिव्स कई और क्वेश्चन भी आपके लिए आ सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम क्वेश्चन को ना ध्यान में रखकर उसकी विधि को ध्यान रखें, तो हमें जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए, एक मैंने विधि बना रखी है आप लोगों के लिए, उस विधि के स्टेप्स को क्रम से अपन लोग देखते हैं। जो पहला स्टेप हम करेंगे, तो जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार का आवेश आपको दिया गया है, बिंदु आवेश दिया गया है, समतल आवेश, चद्दर वाला आवेश दिया गया है, तो आप सर्वप्रथम आवेश के आकार के अनुसार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए। बंद गॉसियन पृष्ठ किस लिए कल्पना करेंगे? क्योंकि गॉस प्रमेय केवल बंद पृष्ठों पर ही लागू होता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको अगर बिंदु आकार का आवेश दिया गया है, तो इससे समान दूरी पर अगर पृष्ठ बनाने जाए तो गोलीय पृष्ठ बनेगा, है ना, बंद गोलीय पृष्ठ। अगर एक लंबा तार है तो इससे सभी दिशाओं में समान दूरी पर पृष्ठ बनाने जाएं तो बेलनाकार पृष्ठ बनेगा। और अगर एक समतल चद्दर है, जैसे वर्गाकार चद्दर आपको दी गई है, तो दोनों साइड की दूरियां बराबर रखकर एक बंद पृष्ठ की कल्पना आप करने जाओ तो घनाकार पृष्ठ बनेगा, घनाभाकार एक्चुअली। तो जैसा भी आवेश रहेगा उसके आधार पर हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, ताकि हम उसमें गॉस प्रमेय अप्लाई कर सकें। दूसरा है, यह गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से होकर जाना चाहिए जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसे कि मान लीजिए आपसे किसी आवेश से 2 मीटर 4 मीटर, तो जितने भी मीटर की दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उतने मीटर दूरी पर ही आप ऐसा करिए कि आपका ये गॉसियन पृष्ठ गुजरे, और कोशिश ये करिए कि जो आपका आवेश हो वो उस बंद गॉसियन पृष्ठ के बिल्कुल मध्य में हो। ठीक है, फिर पहले गॉस प्रमेय के आधार पर गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कर लेते हैं। अब गॉस प्रमेय क्या होता है? फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो पृष्ठ किसी भी आकृति का होगा, जितना टोटल चार्ज आपके पास होगा उसके बटे एप्सिलॉन 0 रख दोगे तो वही उस बंद पृष्ठ गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। एक बात और बच्चों, कहीं कहीं पर लिखने में मिसप्रिंट हो जाता है टाइप करने में, तो आप उस समय क्या करिएगा कि मैं साथ में बोल भी रहा हूँ तो बोलने वाले को ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, है ना। आइए देखते हैं। तो देखिए, गॉस प्रमेय के आधार पर ऐसा आपको मिल जाएगा,
फाइव बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो, चाहे जिस भी आकृति का आपको पृष्ठ हो, इसे आप समीकरण फर्स्ट मान लिया कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फ्लक्स की परिभाषा से उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लीजिए। तो फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है? फाई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। तो अगर आप छोटा क्षेत्रफल लिए हो तो फाई बराबर ई डी एस ले लोगे, अगर बड़ा क्षेत्रफल है तो फाई बराबर यस ले लोगे, पूरा का पूरा उस पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। फिर आप क्या करोगे? समीकरण 1 व 2 से देखिए यहाँ पे फाई फाई एल एच एस दोनों का बराबर है, तो आर एच एस भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो आप क्या रख दोगे? ई डी एस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए, है ना, बायां पक्ष बराबर होने के कारण दाहिने पक्ष को बराबर कर लेते हैं। तो ई डी एस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। फिर हमें चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो डी एस को बटे में ले जाइए, तो ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो इंटू डी एस। और फिर उस पृष्ठ का जो भी आकृति हो उसका क्षेत्रफल आप गणितीय विधि से उस रख कर सीधे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो बड़ा ही सरल 6 स्टेप हैं आपके। जैसे जैसे आप डेरिवेशन आगे करते जाओगे तो ये स्टेप्स आपको अपने आप तैयार होते चले जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला अनुप्रयोग आपके लिए है, गाउस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। या तो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए बिंदु आवेश के कारण। तो आइए ज्ञात करते हैं इसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें दिया गया जो चीज़ होगा कि एक बिंदु Q होगा, एक बिंदु O होगा जिस पर प्लस Q आवेश रखा गया है, और इससे R दूरी पर एक बिंदु P होगा जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। या कि कूलाम का नियम ज्ञात करना है तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना लिखिएगा, है ना। इसके लिए हम O केंद्र तथा स्मॉल r त्रिज्या के, O केंद्र इसलिए रख दिया ताकि ये P बिंदु इसके सरफेस पर आ जाए, है ना, और R त्रिज्या ले लिया ताकि एक समान बंद गॉसियन पृष्ठ हो आपके पास। तो O केंद्र तथा स्मॉल r त्रिज्या के एक बंद गोलीय पृष्ठ यस की कल्पना करते हैं, है ना। तो चित्र उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए इसकी थ्योरी मैंने आज लिख दी है, क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत होती थी, वो ध्यान से सुनते नहीं थे मैं क्या बोल रहा हूँ। माना कि O बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा गया है, जैसा कि चित्र में आप देख चुके हो। इससे R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक ना। ये तो प्रश्न का और चित्र का डिस्क्रिप्शन छोटा सा हुआ। अब इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप जैसा स्टेप दिए थे क्रम से देखते हुए करेंगे। तो सर्वप्रथम आवेश के आकार के अनुसार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो चूंकि हमारा आवेश बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के आकार का गॉसियन पृष्ठ क्या हो जाएगा? गोला। तो हम इसीलिए क्या किए हैं अगले स्टेप में, ये देखिए, इसके लिए हम P से जाने वाले स्मॉल r त्रिज्या के एक गॉसियन पृष्ठ यस की कल्पना करते हैं जिसका केंद्र O रखते हैं ताकि P बिंदु इसके सरफेस से होकर जाए। फिर अगला स्टेप क्या था, देखिए यहाँ पे तीसरा स्टेप, 2 स्टेप तो शुरू वाले में हो गए कि P उससे जाना चाहिए। फिर गॉस प्रमेय के आधार पर गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करते हैं। तो गॉस प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया है आपके लिए कि फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। गॉस प्रमेय के अनुसार इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण फर्स्ट। इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ध्यान करिए, मैं वहाँ नहीं कर रहा हूँ, मुझे याद है स्टेप, कि उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालते हैं फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार। तो फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार फाई बराबर ई इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे क्षेत्रफल होता है ना। तो परिभाषा से क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई इंटू यस। ध्यान रखिएगा, पीले वाले पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं भी लंबवत बाहर निकलेंगी और क्षेत्रफल सदिश भी लंबवत होगा, इसीलिए कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो का मान कितना आ जाएगा 1। इसीलिए हमने फाई बराबर क्या रख दिया है, ई इंटू यस, समीकरण नंबर 2। अगला स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद के स्टेप में हम क्या करते थे, समीकरण 1 व 2 से दोनों का चूंकि LHS बराबर था तो RHS को बराबर रख लेते थे। तो ई इंटू यस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है बच्चों, मैं इसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 सेकंड लगेगा।
हाँ, ये लीजिए, सुधर गया आपका ये। तो अब देखिए आगे क्या किया हमने, यस को बटे में ले जाते थे क्षेत्रफल को, है ना, तो ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू यस हो गया। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठ यस बराबर 4 पाई r² आप लोग जानते हो पहले से ही, 10वीं में पढ़कर आए हो, है ना। तो यस की जगह पर हमने 4 पाई r² रख दिया, तो ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 4 पाई r² आ गया। अब इस 4 पाई r² को अपन रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ और r² को क्यू के बटे में अलग से लिख लेते हैं। तो ई बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r²। यही है पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस प्रमेय की सहायता से। एक बार इस व्यंजक को पूरा अपन लोग फिर से रिवाइज करते हैं चित्र के साथ, यहाँ तक फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, माना कि किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा गया है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम O केंद्र तथा स्मॉल r त्रिज्या का एक बंद गोलीय गॉसियन पृष्ठ यस की कल्पना करते हैं, है ना। तब गॉस प्रमेय की सहायता से इस पृष्ठ यस से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। और इसी प्रकार फ्लक्स की परिभाषा से यस से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई इंटू यस हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। फिर समीकरण 1 व 2 से LHS दोनों का बराबर है तो RHS को बराबर कर लेंगे, ई इंटू यस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। फिर अगले स्टेप में यस को बटे में ले जाते हैं, तो ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू यस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू यस। और यस क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई r² होता है, उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दिए हैं। तो ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r² आ गया है। फिर 4 पाई r² को रीअरेंज कर लिए हैं, यानी कि 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख लिए हैं और r² को क्यू के बटे में अलग से लिख लिए हैं। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r²। ध्यान करिए, क्या यही बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पहले निकाल चुके हो? तो गॉस प्रमेय की सहायता से भी आ गया, है ना। अब अगर हमें उसी बिंदु पर मतलब कूलाम के नियम को व्युत्पत्ति करनी होती तो हम क्या करते हैं, चित्र में P बिंदु पर एक अन्य आवेश Q1 की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, समझ में आया। तो जब हम ये कल्पना करेंगे तो देखिए आगे हमने क्या लिखा है वहाँ पे, अगला ज्ञात करने के लिए P बिंदु पर एक आवेश Q1 की कल्पना करते हैं, तब इस आवेश पर लगने वाला बल, याद करिए आपको बताया था मैंने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा कि E बराबर बल बटे आवेश होता है, E बराबर F/Q होता है ना। तो अगर हम तिर्यक गुणा कर दें तो F बराबर E इंटू आवेश Q हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए F बराबर E इंटू, चूँकि P पर आवेश Q1 रखा है तो हमने Q1 रख दिया है मान। अब E का मान जो भी आप निकाले उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो F बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q पहले से था और इस Q का गुणा Q के साथ कर दोगे तो Q इंटू Q1 बटे r²। क्या यही कूलाम का नियम दिख रहा है? हाँ, और अगर ये कूलाम का नियम है तो आप एक काम और कर सकते हो, इसको नहीं बताना चाह रहे हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है, तो जब आप इसे हटाओगे तो यहाँ पे बराबर की जगह पर समानुपात का निशान लग जाएगा। तो F बराबर F समानुपात है Q1 बटे r²। तो अब देखिए दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल है जो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो कूलाम का नियम सिद्ध हो गया ना। तो इस प्रकार से इस एक डेराइवेशन के द्वारा हम लोग दो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, यदि कूलाम के नियम का सत्यापन करना हो तो कूलाम के नियम का भी सत्यापन कर सकते हैं। ये पहला अनुप्रयोग है, इसे बड़े आराम से लगाइएगा, अच्छे से करिएगा। जब एक बार दो बार आप वीडियो को देख लोगे और इसे कई बार सॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जब पहला समझ में आ जाएगा तो आगे के अनुप्रयोग आपको बहुत ही आसान लगेंगे। अगले अनुप्रयोग के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन होमवर्क देने से पहले मैं आपको उसे चित्र बना के थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, रेखीय आवेश चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए गॉस प्रमेय की सहायता से, ठीक है।
तो देखिए, रेखीय आवेश चालक के लिए हमें कभी भी आवेश नहीं दिया जाएगा इतना जल्दी, और जब आवेश नहीं रहेगा तो हमें आवेश घनत्व दिया जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा जिसे अपन लोग बोलते थे। तो लेमडा के बारे में एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि अगर लेमडा की वैल्यू जितना भी होगा तो वो एकांक लंबाई का आवेश है। भाई एकांक आवेश घनत्व यानी कि एकांक लंबाई यूनिट लेंथ का आवेश है। तो यूनिट लेंथ में अगर आप पूरी लंबाई का गुणा कर दो तो क्या पूरे के पूरे चालक का आवेश आ जाएगा। मैं इसे एक दूसरे मेथड से भी समझाया हूं कि अगर किसी चालक का आवेश घनत्व लेमडा हो तो लेमडा बराबर Q/L होता था, याद करिए रेखीय आवेश घनत्व जब आपको बताया गया था। और अगर आप इसका तिर्यक गुणा कर लोगे तो टोटल चार्ज उस रेखीय चालक का कितना आ जाएगा, लेमडा इंटू यल। तो हमें लेमडा दिया रहेगा लेकिन हमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी, टोटल चार्ज Q की। तो जहाँ भी आप Q मान रखोगे वहाँ पे आगे उसे आप लेमडा यल कर दिया करोगे। ठीक है, ये आपको आगे डेराइवेशन में आवश्यकता पड़ेगी। मैं आगे का पूरा डेराइवेशन नहीं बता रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क रहेगा। पिछले स्टेप को देखकर, पूरे स्टेप को देखकर या कि पिछले डेराइवेशन को देखकर आप इसको भी सॉल्व करोगे। तो उससे पहले मैं आपको चित्र ध्यान से समझा देता हूँ, ध्यान रखिए, ध्यान से देखिएगा इसे। देखिए मैंने हालांकि लाल लाइन को थोड़ा लंबा बना दिया है, आप इस लाल लाइन को इस बेलन के बराबर ही बनाइएगा। मैं लाल लाइन को लंबा इसलिए बना दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से चित्र। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना कि एक यल लंबाई तथा लेमडा आवेश घनत्व वाला रेखीय आवेश चालक है। ठीक है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। P मैंने नहीं लिखा था, मैं P अब लिख दे रहा हूं बच्चों। ये देखिए यहां पर एक बिंदु P है। ठीक है, फिर से शुरू से करते हैं एक बार कि माना कि यल लंबाई तथा लेमडा आवेश घनत्व का, लेमडा रेखीय आवेश घनत्व का एक चालक है, आवेश चालक है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये ज्ञात करने के लिए स्टेप आपका अगला क्या था कि जिस आकार का आपका चालक हो या आवेश हो उस आकार के बंद गॉसियन पृष्ठ की आप कल्पना करते हो। तो चूंकि ये लंबा चालक है और लंबे चालक के आकार का जो बंद गॉसियन पृष्ठ होगा वो बेलन आएगा। ध्यान रखिएगा बेलन चारों ओर से बंद होगा, है ना। तो एक बेलन होगा। अब मैं यहाँ पे आपको पहले बता चुका हूँ कि मैंने तार की लंबाई को ज़्यादा लिया है, आप इसी के बराबर का बेलन लीजिएगा, है ना। तो एक बेलन हो जाएगा आपका ऐसा। अब चूंकि इसकी r त्रिज्या है और आवेश को हम इसके अक्ष पर रख रहे हैं तो इसीलिए ये बिंदु इसके वक्रीय सतह से होकर जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप इसके बाद इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकाल लोगे, किससे, गॉस प्रमेय की सहायता से। तो फाई बराबर Q/ε0 आ जाएगा। ठीक है, अब चाहिए तो Q का मान आप लेमडा यल यहीं पर रखकर इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा, आपको आसानी होगा। ठीक है, फिर अगला स्टेप आप जाइएगा। तो अगले स्टेप में आप क्या करिएगा कि फ्लक्स की परिभाषा से इस पृष्ठ से गुजरने वाला हम फ्लक्स ज्ञात करने जाएंगे। तो चूंकि इस पृष्ठ में तीन अलग अलग प्रकार के सरफेस आपको दिख रहे हैं, एक ऊपर वाला वृत्तीय भाग, एक नीचे वाला वृत्तीय भाग और एक वक्रीय भाग। तो मैंने इनको नंबरिंग दे रखा है। ऊपर वाले वृत्तीय भाग को 1 नंबर दे दिया है और वक्रीय भाग को 2 नंबर और नीचे वाले वृत्तीय भाग को 3 नंबर नाम दिया है। अब तीनों से गुजरने वाला अलग अलग हमें फ्लक्स ज्ञात करना पड़ेगा और तीनों फ्लक्सों का हम योग कर लेंगे तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स आपको मिल जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा फ्लक्स की परिभाषा से इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब क्रम से अपन लोग φ1 φ2 φ3 का मान वहाँ पे रख देंगे अगली लाइन में। फाई बराबर ES1 cos 90 या cos θ1 लिख दीजिएगा पहली बार, φ2 की जगह पर ES2 cos θ2 और φ3 की जगह पर ES3 cos θ3। अब आइए थीटा का कैलकुलेशन करते हैं। आपको अगर ध्यान होगा कि थीटा जो होता है यहाँ पे वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। तो पहला जो सरफेस है इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत ऊपर की ओर जाएगा, जबकि विद्युत बल रेखाएं तार से लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश।
तो φ1 का मान जो आप निकालने जाओगे तो यहाँ पे cos थीटा की जगह पर आप कितना रख दोगे 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितना होता है 0, तो φ1 का पूरा पूरा मान कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक है, अब φ2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए विद्युत बल रेखाएं इस चालक तार से लंबवत बाहर की ओर आएंगी, पर्पल कलर की रेखा के द्वारा दर्शाया गया है, जबकि ये जो सतह है आपका वक्रीय होगा, बेलन के आकार का गोल होगा, है ना। तो वक्रीय सतह से किसी भी बिंदु पर लंबवत बाहर की ओर क्षेत्रफल सदिश रहेगा। तो जिस दिशा में आपकी विद्युत बल रेखाएं हैं उसी दिशा में आपका क्षेत्रफल सदिश S2 भी आ रहा है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो φ2 बराबर आपका कितना आ जाएगा ES2 cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1, इसलिए φ2 का मान कितना आ जाएगा ES2। ठीक है, फिर तीसरे सतह को देखिए, विद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर की ओर आएंगी, जबकि क्षेत्रफल सदिश लंबवत नीचे की ओर आएगा, तो इस दोनों के बीच का कोण जो होगा वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो φ3 बराबर कितना आ जाएगा ES3 cos 90, और cos 90 का मान 0 है, तो ये भी कितना आ गया आपका 0। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो φ1 का मान 0 है, φ3 का मान 0 है, और φ2 का मान ES2 आ रहा है। ठीक है, तो φ2 का टोटल फाई भी आपका कितना आ जाएगा ES2, क्योंकि 0 और 0 को φ2 में जोड़ोगे तो ES2 के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो देखिए गॉस प्रमेय से फाई बराबर लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट आया था, समीकरण फर्स्ट, और दूसरा वाला विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आपका फाई बराबर कितना आया था ES2 के बराबर। तो दोनों को बराबर कर दोगे तो ES2 बराबर किसके आ जाएगा लेमडा एल बटे क्यू एप्सिलॉन लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। आप S2 को बटे में ला लीजिएगा तो E बराबर लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू S2। अब S2 अगर आपको बेलन का वक्र पृष्ठ याद हो तो आप तुरंत बेलन का वक्र पृष्ठ मान रखिए, जो कटे काट दीजिए और रीअरेंज करके तुरंत इसका आंसर निकाल लोगे। तो क्या बेलन का वक्र पृष्ठ आपको याद है? अगर नहीं याद है तो आप यहाँ पे हमारे बताने पर मान रख दीजिए 2πr l, है ना। तो यल से यल कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2π को आप एप्सिलॉन नॉट के साथ रख लीजिएगा, तो 1/2π एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका मान निकाल लोगे। मैंने हिंट काफ़ी ज़्यादा दे रखा है, आप इसे निकाल कर हो सके तो व्हाट्सअप डिस्कशन ग्रुप में इसका इमेज एक रफ में सॉल्व करके मुझे भेजिए, क्योंकि मैं सभी बच्चों का चेक करना चाहूँगा कि किससे कितना बना है। ठीक ना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।